खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चुनावी साल है, कहीं राहत की बहार है तो कहीं हड़ताल है। प्रदेश में वैसे तो शायद ही कोई महीना जाता होगा जब कोई ना कोई हड़ताल पर नहीं रहता होगा, लेकिन चुनावी साल में तो मानो हड़ताल की सुनामी आती है। डॉक्टर्स हड़ताल कर चुके हैं, वकील हड़ताल कर चुके हैं, रोडवेज कर्मी हड़ताल कर चुके हैं, अब सरपंच संघ हड़ताल पर है, मंत्रालय कर्मचारी अनशन पर है और निगम के सफाई कर्मी भी हड़ताल पर चले गए। कमाल की बात यह है कि राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारियों की संख्या लगभग 65,000 के आसपास है, सरपंचों की संख्या 11,000 के आसपास और सफाई कर्मियों की संख्या भी हजारों में। अब सवाल यह है कि क्या पहले दिन ही कर्मचारी हड़ताल की राह पर होता है या फिर जब बातचीत से समाधान नहीं होता तो हड़ताल पर होता है। सच्चाई यह भी है कि हड़ताल के बाद भी बातचीत से ही हल निकलता है, तो फिर बातचीत और बातचीत के बीच में हड़ताल क्यों होती है? आज बात इसी पे। दरअसल चुनावी साल में हड़ताल के बीच एक और संबंध है। संबंध बेहद मजबूत होता है, एक दूसरे से सहयोग का होता है। सरकार को लगता है कि कर्मचारी सहयोग करेंगे और कर्मचारियों को लगता है कि सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को मनवाने का अगर सबसे बेहतरीन सीजन कोई है तो वो चुनावी साल है। तो क्या वही प्रेशर पॉलिटिक्स अब कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है, सरपंचों की तरफ से की जा रही है, सफाई कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी विधायक अनीता बघेल जी, हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरपंच संघ की कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नेमीचंद जी, और साथ में मौजूद हैं मंत्रालय एकता मंच के सदस्य गजेंद्र सिंह जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, शुरुआत आपके साथ। सर, कोई पहले दिन यूं ही तो हड़ताल पर नहीं आता होगा। अगर कोई हड़ताल पर आता है तो मैं मानकर चलता हूं कि कई दौर की बातचीत हुई होगी, कई बार आश्वासन हुए होंगे, कई बार सांकेतिक प्रदर्शन हुए होंगे और उसके बाद हड़ताल होती है। देखिए विजेंद्र जी, जब प्रदेश चलता है, प्रदेश की सरकार चलती है, तो इस तरह से चाहे कर्मचारी आंदोलन हो, सरपंचों का आंदोलन हो, सबको ये सब चलता रहता है। डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, डेमोक्रेसी में अपनी अपनी मांगों को लेकर करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा कि आश्चर्य की बात है कि पहले ही दिन क्यों हड़ताल पर जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे हमारी सरकार जो कार्य कर रही है वो आम जनता के साथ साथ सब, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जो भी हो, सभी के हितों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और उसी के लिए बिल्कुल आगे वार्तारत रहते हैं। अच्छा सर, बताइए मंत्रालय कर्मचारी कितने दिन से अनशन पर हैं सर? देखिए, अगर आपको इसमें गहराई पे जाएंगे तो इनकी जो मांग है, जो डिमांड है, वो कितनी पुरानी है, पहले आपको ये भी देखना होगा। ये नहीं है कि हमारे कारण सर अनशन कितना पुराना चल रहा है? देखिए, अगर अनशन है तो बातचीत भी है, बातचीत है तो हल भी निकलेगा निश्चित रूप से। 39 दिन सर। देखिए सुनिए, सबको बुलाया हुआ है। 39 दिन सर। अब जरा बताइए सर, 39 दिन नहीं, अगर मैं आपको ये बताऊं, सरपंच कितने दिन से हड़ताल पर है? देखिए, आप मेरी परीक्षा मत लीजिए कौन कितने दिन से हड़ताल पर है। आपको सबसे पहले देखना होगा कि हम काम क्या कर रहे हैं। होगी सर। देखिए, जानकारी तो आपको भी है, लेकिन मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूं। आज आपको पता है 11,000 सरपंचों ने महंगाई राहत शिविर में हिस्सा नहीं लिया है, बहिष्कार किया है। देखिए, महंगाई राहत शिविर में अगर 13 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो वो भी प्रदेश की जनता है और प्रदेश की जनता के लिए मतलब सरपंचों की भागीदारी मायने नहीं रखती। सरपंचों की भागीदारी मायने रखती है, लेकिन सरपंचों को भी जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और सरकार उनका ध्यान रखती है। और पहले भी सुनिए पहले भी डिमांड पूरी हुई है, पहले भी हड़ताल हुई है, पहले भी आंदोलन चला और उन आंदोलनों में जब डिमांड पूरी होकर के वो आंदोलन वापस हुए, ये बातचीत से हल निकलता है, हर चीज का हल निकलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है महंगाई राहत कैंप का, ये चलता रहेगा। बिल्कुल, इसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता मैं ये कह रहा हूं कि भाई सरपंचों के साथ भी बातचीत तो हुई होगी ना, उनकी डिमांड तो बताइए कौन कौन सी है और कौन कौन सी गैर वाजिब है कि वो भी पिछले 15 दिन से हड़ताल पर है। देखिए, गैर वाजिब या वाजिब, मैं संगठन का आदमी हूं, मैं किसी भी डिमांड को गैर वाजिब आज नहीं कहूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बात होगी उनके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें निस्तारण होगा। पहले भी कई तरह की डिमांड आई है, पहले भी रही है, राशि जारी करने की बात रही है, राशि जारी हुई है, लेकिन
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठीक है आज नहीं तो कल होती हैं, लेकिन उसमें अच्छा ये बताइए सरपंच मद के लिए कितने हजार करोड़ का अभी फंड ऐसा है जो रिलीज ही नहीं हुआ है? देखिए राज्य सरकार की तरफ से कितना नहीं हुआ? देखिए मेरी बात सुनिए, जब ड्यू होता है उसके पश्चात रिलीज भी होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 4 साल से हमने रोक रखा हो। पहली अंतिम फंड कब रिलीज हुआ था सर? देखिए अंतिम फंड तो पिछले वर्ष ही रिलीज हुआ है और लगातार होता रहा है। सर बताइए राजस्थान सरकार के मद से कितना फंड रिलीज होना बाकी है अभी? देखिए सर मैं बताऊं आपको, वो ड्यू कब हुआ, आप ये डेट भी पूछ लीजिए, मैं वो बता दूंगा आपको। मैं आप बता रहा हूँ, राजस्थान सरपंच संघ पिछले 13 तारीख से आंदोलनरत है। इससे पूर्व में भी हमने आंदोलन किए थे। हाँ, सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव रवैया रहा, लेकिन अभी पिछले वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 का अभी जो दोनों किस्तों में से हमें एक भी पैसा रिलीज नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। लगभग 3000 करोड़ रुपए जी बकाया है राज्य सरकार। मैं स्वर्णिम जी को क्लियर करता हूं, आप ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 3000 करोड़ मिलना था और मिला है 0 अभी तक, यही कह रहे हैं जी? अब बताइए स्वर्णिम जी। केंद्र सरकार का भी पूछ लीजिए। केंद्र सरकार अनीता बघेल जी से मैं सवाल कर लूंगा सर। देखिए दोनों का फंड एक साथ होकर के रिलीज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज पिछले वित्तीय वर्ष में ये बात सुनिए मैं बताऊं आपको, दोनों का केंद्र से पैसा आता है, रिलीज होता है, राज्य सरकार करती है। दूसरी डिमांड ये थी, सुनिए बात तो सुन लीजिए। 0 है सर, पिछले 1 साल में अगर 0 है तो 1 साल का जो बकाया वो 0 है, उससे पहले का जारी हुआ है। और हर सरकार में तो किस तरह से रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष का आगे तक जारी होता है। व्यवस्था है ये बदस्तूर जारी रहेगी। क्या हम नहीं की है ये व्यवस्था? क्या पिछली सरकारों में नहीं रही है? क्या पिछली सरकारों में नहीं रही है? क्या आज इस कारण से आप महंगाई राहत कैंपों को ठप करने का काम करेंगे? ऐसा नहीं होता है। ये बताइए सर 2022-23 के वित्त वर्ष में कितना फंड रिलीज हुआ है? सर जो पुराना जो वित्तीय वर्ष का जो 21-22 का पैसा था वो रिलीज हुआ है, उसमें से एक किस्त रिलीज हुई है। लेकिन मैं आपको पंचायती राज एक्ट के अनुसार जो हमारा जो विकास की राशि जो पंचायतों के लिए नियत की गई है उसका 3000 करोड़ रुपए अगर स्टेट फंड का बकाया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो 1500 करोड़ रुपए रिलीज किए केंद्र सरकार की तरफ से, वो पैसा भी राज्य सरकार के पास आ गया है और वो हमें अभी तक दिया नहीं गया है। क्यों नहीं दिया गया बताइए? हाँ, वो आ चुका है केंद्र सरकार की तरफ से और वो सरकार राज्य सरकार हमें ट्रांसफर नहीं कर रही। और वो किस तारीख को है? वो पिछली 30 तारीख को आ गया। स्वर्णिम जी 1 महीना हो गया लगभग उसको कि भाई 3000 तो आपने ही नहीं दिया, 3000 करोड़ जी, और 1500 करोड़ जो सेंटर से आ गया वो भी नहीं दिया है। देखिए 30 तारीख को अगर फंड आया है तो हमारा भी और केंद्र का भी दोनों रिलीज हो गई। फंड कोई ऐसा नहीं है कि कोई रख के बैठ जाता है, कोई सरकार नहीं रख सकती। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि सभी सरकारों में, हमसे पिछली सरकार में भी थोड़ी सी डिले होती थी, आगे के होता था। बिल्कुल बातचीत है, बातचीत से शुरू होती है, चीजें हड़ताल पर जाती है और हड़ताल से वापस बातचीत पर आती है। देखिए आज हड़ताल हुई है ना, मैं यही कह रहा हूं कि जनता सफर ना करे, ये तो जनप्रतिनिधि होने के नाते इनको भी ध्यान रखना चाहिए। पिछली सरकारों में भी डिले होकर के रिलीज हुआ है, केंद्र सरकार का पैसा भी डिले होकर के आया है। हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ, लेकिन नेमीचंद जी एक लाइन में जवाब दीजिए जरा, बीते 1 साल में कितनी बार सरकार से डिमांड को रखा गया है? कितनी बार प्रशासनिक तौर पर आपने फाइल को आगे बढ़वाया? पिछले 1 साल से हम जो है कंटिन्यू जरिए ज्ञापनों के और प्रदर्शन कर हम सरकार को बताते रहे हैं कि हमारा जो है विकास का जो फंड नियत किया गया है पंचायती राज एक्ट के अनुसार वो रिलीज होना चाहिए। गांव में भी जो सरकार है उनको भी हमें जवाब देना होता है, उनका भी विकास होना चाहिए। और आप एक तरफ तो महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं और उसी कैंप के अंदर बैठ करके हमारे को जवाब देना होता है कि आपने पिछले वर्षों में क्या किया है। बिना फंड के सरपंच क्या कर सकते हैं, आप बता दीजिए। ठीक है गजेंद्र सिंह जी, जरा बताइए, मंत्रालयिक एकता मंच जो अनशन कर रहा है, हड़ताल अभी तक नहीं कर रहा है और 39 दिन हो गए हैं सर, और कितने दिन अनशन चलेगा? मैं सोहन जी एक चीज बताऊं आपको कि मंत्रालयिक एकता मंच हमने कई संगठनों को बना के मिला के बनाया था, परंतु सहयोग ये रहा कि कुछ संगठन हमारे से वापस चले गए थे। उसके बाद में हमने मंत्रालय एकता मंच के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, पहले ACS फाइनेंस को भी दिया। मुख्यमंत्री जी से जब हमारी वार्ता हुई थी पिछले 16 तारीख को, 16 मार्च को हमने जब 16 मार्च से पहले कई ज्ञापन दिए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और वार्ता के बाद हमने एक ही चीज़ कही थी कि ACS फाइनेंस से अखिल जी अरोड़ा, उनको हम ज्ञापन देते तो वहाँ ये होता है कि कोई भी जो हमारी पे रिवाइज है उसके बारे में जब तक सरकार के आदेश नहीं होते तब तक ऐसा नहीं हो पाता। तो हमारी जो मुख्यमंत्री जी बात होने के बाद दूसरे दिन हमारी ACS फाइनेंस से और सभी से बातचीत हुई थी, परंतु
बिंदुवार बातचीत होने के बावजूद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। उसके बाद में कुछ संगठन अलग आंदोलन कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, शहीद और ये गांधीवादी तरीका कब तक रहेगा सर? गांधीवादी तरीका तो जब तक हम देख रहे हैं अभी कि सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र ही आपकी वार्ता करेंगे। अगर वार्ता नहीं होती है तो हम दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं और अपनाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारी जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारी जो मांगे हैं इसमें हमारी जो एलडीसी और यूडीसी जो हमारे बरोबर के भर्ती होती है, समान क्वालिफिकेशन है, समान योग्यता के बाद में समान हमारी इनिशियल ग्रेड है और यूडीसी तक हम बरोबर रहते हैं। परंतु 1998 के बाद ये डिस्पैरिटी हुई थी, जिसमें जो अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी है वो 5200 पे रह गए और दूसरों को 5500 पे दे दिया। तो ये जो 3600 की ग्रेड पे दी हुई हमें, वो हम चाहते हैं कि 2800 से 4200 दिया जाए, क्योंकि इसमें सर ये तो क्या हो गया, आपकी आपसी बातचीत हो गई। मेरी जो कॉमन जनता बैठी है ना, उसको शायद ये समझ में ना आए। वो तो बस ये सुनना चाह रहे हैं कि भाई अनशन खत्म कब होगा और खत्म नहीं होगा तो आगे क्या होगा। नहीं, आगे निश्चित तौर पे लड़ाई होगी, सरकार से दो हाथ किए जाएंगे। परंतु अभी हमारी जब वार्ता हुई है 17 तारीख को, तो हमें ये आश्वस्त किया गया कि आप ये जो आपकी मांगों पे विचार किया जा रहा है, आप अनशन को खत्म कीजिए। परंतु हमने ये कहा था कि जब तक हम यहाँ बैठेंगे तब तक आप निर्णायक वार्ता नहीं करेंगे। अगर निर्णायक वार्ता नहीं होती है तो निश्चित मानिए कि राजस्थान में हम हड़ताल पे भी जाएंगे। ठीक है, अनीता बघेल मैम, राजस्थान में चुनावी साल है और लगातार हड़ताल हो रही है। आपको लग रहा है कि सरकार के सामने, क्योंकि आपकी भी सरकारें रही हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना और मांगों को मनवाने का सबसे मुफीद जो मौसम होता है वो चुनावी साल होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए विजेंद्र, 100% तो ये बात सही नहीं है जो आप कह रहे हैं जी। हाँ, हो सकता है, कुछ प्रतिशत हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई सरकार बनती है तो चाहे वो कर्मचारी संघ हो चाहे कोई भी वर्ग हो, वो ये अपेक्षा करता है कि सरकार के पास 5 साल है, सरकार 5 साल में करेगी हमें। लेकिन जब 5 साल की प्रतीक्षा पूरी हो जाती है तो लोगों को लगता है कि अब तो समय जा रहा है, अब नहीं होगा तो फिर कब होगा, फिर वापस चुनाव आ जाएंगे तो फिर 5 साल तक तो फिर कोई देखेगा नहीं हमें। तो ये एक मानसिकता होती है और उस मानसिकता के तहत लोग अपेक्षा भी करते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे एक आम जन की बात जी। आम जन भी यही कोशिश करता है कि हमें सरकार की भी, क्योंकि देखिए सरकार ने जो कुछ किया है अभी, ये सरकार ने भी 4.5 साल खत्म होने के बाद में राहत कैंप लगाया है जी। तो कोविड के समय जब कितना भयंकर स्थिति था, है ना, जब लोग घर में बैठे थे, तब सरकार ने राहत कैंप नहीं लगाया। तब राहत देती, डीजल पेट्रोल से राहत देती, बिजली की बढ़ी हुई दरों से राहत देती, पर सरकार को चूंकि राहत के नाम से सिर्फ कैंप ऑर्गेनाइज करना है और उन कैंपों में जनता को बुला करके ये दिखाना है कि देखो कितनी बड़ी संख्या में जनता है। लेकिन अनीता मैम, आप तो अभी विधायक हैं और मंत्री रही हैं आप। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे। सवाल ये है मैम कि जब आपके मंत्रालय में कोई घोषणा होती थी किसी एक साल के लिए, तो उस साल के लिए जो घोषणाएं होती थी उसकी राशि अप्रैल के साथ कब रिलीज होनी चाहिए ताकि वो पूरे साल इस्तेमाल हो? देखिए, जब भी कोई बजट पारित होता है, विधानसभा में बजट पारित होता है, तो वो उसी वर्ष के लिए होता है। वो नहीं, वर्ष के लिए तो होता है मैम, लेकिन अगर 1 अप्रैल से अगले साल की 1 अप्रैल के लिए बजट है तो क्या वो 30 मार्च को अगले साल अगर रिलीज होगा तो चलेगा? एक दिन में क्या वो सारी घोषणाएं पूरी हो सकती हैं? देखिए सरकार में काम करने का जो अकाउंटेंट सिस्टम है ना, वो है सैंक्शंस जारी होना, है ना जी। जब की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो जाती है, उसके बाद में सरकार बजट रिलीज करती है। और उसके बाद में, जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ विजेंद्र जी आपको, नगर पालिका को, स्टेट गवर्नमेंट ने नगर पालिका को कोई बजट दिया जी, और बजट बाद में नगर पालिका ने उसका उपयोग कर लिया। उपयोग करने के बाद में सपोज करो कोई स्कीम 1000 करोड़ रुपए की है और नगर पालिका को 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 2000 करोड़ रुपए का नगर पालिका ने उपयोग करके यूसीसीसी दे दिया आपको टाइम से, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है कि वो यूसीसीसी आप टाइम से जमा करा दे। और जमा मेरा सवाल यह है कि जो सरपंच हमारे साथ यहाँ पर है ना, सेंटर से, उनका 1500 करोड़ रिलीज होना था वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर, और वो रिलीज हो रहा है 30 मार्च 2023 को। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या एक दिन
यानी कि 31 मार्च को क्या वो पैसा पूरे साल के मद में इस्तेमाल हो सकता है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये नेमीचंद जी को भी जानकारी है क्योंकि ये खुद सरपंच है, इसलिए इनको मालूम है। और आपको भी मैं बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार का काम सिर्फ फंड्स की स्वीकृति जारी करना है। केंद्र सरकार वर्किंग एजेंसी नहीं है। वर्किंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होता है या स्थानीय निकाय होता है। स्टेट गवर्नमेंट को वो काम करके तुरंत यूसीसीसी उसी वित्तीय वर्ष में जारी करनी होती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि बजट रुकता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट सिर्फ और सिर्फ यूसीसीसी की प्रतीक्षा में रुकता है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट का बजट नहीं रुक सकता, ये सत्य है। यदि स्टेट गवर्नमेंट में पता लगाइए। सर जवाब दीजिए सर, अगर 1500 करोड़ रुका सेंटर से तो क्यों रुका? ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो पंचायती राज एक्ट के अनुसार सरपंचों को जो अधिकार, ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें सरपंचों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर देखें तो सरकारें ग्राम पंचायतों पर रोज नए नए अमेंडमेंट करती रहती है, नए नए प्रयोग करती रहती है, जिनसे कि ग्राम पंचायतों में जो विकास का पहिया है वो रुका हुआ है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में पिछले वित्तीय वर्ष में एक भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है, उसका कारण बता दीजिए। लंबी लिस्ट है, वो अभी भी पेंडिंग है, वो कब पूरी होगी आपके हिसाब से? और उसके बाद नई सूची भी बननी होती है। इस दौरान पात्र परिवार बढ़े हैं, वो पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाना चाहिए। कह रहे हैं राजस्थान में बीते वित्त वर्ष के अंदर एक भी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं हुआ। जी, आप ये कह रहे हैं? जी। अनीता मैम जवाब दीजिए, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा इसलिए हुआ विजेंद्र जी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जिला परिषदों के समयबद्ध रूप से लक्ष्य निर्धारित करने थे और ये राज्य सरकार समय पर लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाई, समय पर वो लक्ष्य नहीं दे पाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए स्वीकृति जारी नहीं। और इस पे तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमने, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को घेरा है कि भाई आपने सेंटर का पैसा नहीं दिया, स्टेट का पैसा नहीं दिया, टाइम पर रिपोर्ट तैयार नहीं की, वो सेंटर को नहीं दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक मिनट आप सुन लीजिए। मैं भी आपको बता रहा हूं कि आपने इससे पिछले वित्तीय वर्ष की सैंक्शन कब दी थी? वो पिछले वित्तीय वर्ष में, उसके पिछले कब दी? अगले वित्तीय वर्ष में। एक वित्तीय वर्ष जब पूरा निकल जाता है उससे पहले राजस्थान को सैंक्शन नहीं आती है। दूसरी चीज, आपके सामने जो इनके सेंटर का फंड है वो कब आया? जो आखिरी तारीख थी उस वित्तीय वर्ष की, उस दिन। ये सबके सामने परिस्थिति है। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जिस तरह से साइकिल चल रही है और हम लोगों ने किया तो पिछले वित्तीय वर्ष में उससे पिछले वित्तीय वर्ष की जो किस्त थी वो अदा हुई है। और इसका आपको याद होगा, ये आज कोई पहली बार आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी आंदोलन हुआ, वार्ता हुई, फंड्स रिलीज हुए, सारी चीजें थी। और अनुभव से क्या सीखा? सुनिए बात सुनिए, उसमें क्या सीखा? क्या उसमें क्या एक जो आपस में क्या दिक्कत थी वो ये थी कि जो सैंक्शन लेना चाहते हैं किसी निर्माण की, मान लीजिए सरपंच संघ के जो हमारे ये बताएंगे आपको, इसमें पोर्टल के द्वारा ट्रांसपेरेंसी के साथ 3 बिड्स लेकर के उसकी होती है और ये उसके खिलाफ थे कि भाई हम जिस तरह से खुद तय करते आए हैं और वो लें, तो ये कहीं ना कहीं एक गतिरोध था, ये गतिरोध बना था, दूर हो रहा है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वार्ता के साथ हम सारे मसले हल करेंगे। सर मैं तो पहली लाइन के साथ कह रहा हूं, मेरी समस्या ये है कि मैं जानता हूं कि हड़ताल से पहले भी वार्ता हुई है, वार्ता में समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल हुई है। हड़ताल का समाधान जब वार्ता हुई उसका समाधान निकला, पहले वार्ता हुई तो जो पहले डिमांड तो जरा बताइए, सरपंच कार्य बहिष्कार पर है, कब तक वापस आएंगे सर? सुनिए, ये तो आपके सामने सरपंच संघ के बैठे हैं, डिमांड पूरी होंगी। यहाँ पे राठौड़ साहब भी हैं, इनको भी पता है कि डिमांड पे सकारात्मक रवैया अपना रहे हैं, इसीलिए आज अनशन है। वरना 98 से सुनिए, इसीलिए 98 से अगर कोई समस्या चली आ रही है तो निश्चित रूप से हल हम ही निकालेंगे। अगर हमने ओपीएस देकर के हल निकाला और अन्य हल निकाले तो ये भी हल हम ही निकालेंगे। जी मैं ये कह रहा हूं भाई, 11,000 के आसपास सरपंच है, बिल्कुल 12,000 के आसपास मान लीजिए आप, है ना सर? और पूरा राजस्थान उनसे कनेक्ट है और वो बैठे हैं बहिष्कार करके। भाई बातचीत कर लीजिए ना उनसे। देखिए, मैं तो आपको दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बातचीत ही नहीं, इस पूरे जब ये चल रहा है 2 महीने का कैंप, अधिकांश कैंप में आप देखेंगे हमारे सारे सरपंच साथी, अधिकांश,
हो सकता है नहीं आना चाहिए, लेकिन अधिकांश 80% से ज्यादा इसी कैंप के मार्फत जनता को राहत देंगे। आज के बहिष्कार में पूरे ब्लॉक लेवलों से, पूरे प्रदेश से हमने एक भी सरपंच आपके कैंपों में नहीं गया है। आज के सभी सरपंचों ने उसका बहिष्कार किया है। आने वाले समय में तो अगर सरकार हमारी बातों को, हमारी शर्तों को मान लेती है तो बिल्कुल हम स्वागत करते हैं ऐसे कैंपों का, जिनमें हम जा करके। लेकिन अभी बिना बजट के जब हम सरकार को और उन लोगों को जो जिनने चुन करके हमारे को भेजा है, उनको क्या जवाब देंगे कि आपने पिछले वित्तीय वर्षों में क्या विकास किया? पैसा ही नहीं है। और इसके अलावा और दुनिया भर की जो है, आप जैसे आप लगा लीजिए मनरेगा योजना पर, उनमें दुनिया जो श्रमिक कार्य करते हैं उनकी उपस्थिति ऑनलाइन कर दी है। उनको पता 230 रुपये देते हैं, उसमें भी ये पता नहीं है कि उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन पोर्टल पर आपकी हो जाएगी तो मिल जाएगा, अदरवाइज काम करने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन नेमीचंद जी, इसमें तो ये भी समस्या थी ना सर कि कोई होता ही नहीं था और उसकी भी पेमेंट हो रही होती थी। नहीं, ऐसा ऑफलाइन की ये भी तो समस्या थी ना सर। नहीं, उसमें ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है, ऑनलाइन के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन चीजों को बहुत शुरुआती स्तर पर उसको रेक्टिफाई करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। और सवाल है, हो सकता है मुझे लगा कि नेमीचंद जी उठाएंगे, मैं उठाता हूँ। खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद है मैम, खाद्य सुरक्षा बंद है। और मैं तो ये कह रही हूँ, राहत देने का काम कर रहे हैं ना ये सरपंच जी। नेमीचंद जी जो संघ के अध्यक्ष वो कहेंगे, अभी ये कैंप में जाएंगे तो जितनी जनता जो आ रही है, जो 13 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ये 13 लाख लोग वही हैं जिनको पहले गेहूं मिल रहा है। जो नया व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति है जिस मिलना चाहिए, उसके ने पोर्टल बंद कर रखा है। अरे मैम, वो सेंटर पोर्टल बंद करती है, स्टेट नहीं करती है। हाँ, मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं एक सेकेंड में बता रही हूँ। यही कंफ्यूजन है कि सेंटर पोर्टल बंद करती है। सेंटर की एक स्कीम है, खाद्य सुरक्षा एक्ट बना हुआ है विजेंद्र जी, आपको मालूम है। इस खाद्य सुरक्षा एक्ट में शहरी क्षेत्र में 59% और ग्रामीण क्षेत्र में 41% लोगों को गेहूं दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा। ये एक्ट के तहत प्रोविजन है। ठीक है। अब ये राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में 59% और ग्रामीण क्षेत्रों में 41% हो गया कोटा पूरा एग्जॉस्ट हो गया। तो ये आपके पास आंकड़े 2011 के अनुसार होंगे आपके पास, उसके अच्छा ये बताइए मैम, ये आंकड़े तो 2011 के होंगे ना, क्योंकि उसके बाद तो सेंसेक्स हुआ नहीं है, जनगणना हुई नहीं। मेरी बात पूरी, वो हो गया। अब ये सरकार कहती है कि भाई हम जो है फूड पैकेट देंगे, अब ये नया फूड पैकेट दे रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ छलावा है। अनीता मैम, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना मैम, अब मेरे पास वक्त की कमी है। अनीता मैम, भाई जो आंकड़े हैं वो तो 2011 सेंसेक्स के होंगे ना। मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए जी। आंकड़े 2011 सेंसस के होंगे, 2021 की सेंसस भी हो जाएगी, परंतु मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक्ट के अकॉर्डिंग तो प्रावधान होगा ना। ये अरे मैम, मैं आपकी बात को 100% मान रहा हूँ। मेरी बात पूरी सुनो विजेंद्र जी। ये अशोक गहलोत, मैम मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप इस बात को तो मानेंगे ना कि इस वक्त हम दुनिया के सबसे बड़े देश है मैम। और 2011 से 2023 के बीच में हमारी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसी आबादी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 59% अलग होगा और शहरी क्षेत्र का 41% अलग होगा। गजेंद्र सिंह जी, एक लाइन में जवाब दीजिए सर, क्या ये अनशन आगे बढ़ेगा या फिर बातचीत के जरिए समाधान को निकाल लिया जाएगा? निश्चित तौर पे अनशन, जब तक हमारा समाधान नहीं होता तब तक अनशन भी रहेगा, और शीघ्र ही अगर वार्ता नहीं होके और समाधान नहीं निकलता है तो हम निश्चित तौर पे हड़ताल पे भी जाएंगे। राजस्थान के सभी, कितने महीने हैं सर? महीने नहीं, कुछ दिन। ठीक है, शीघ्र हमें समय दिया गया है। तो मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे कनिष्ठ सहायक है हमारे राजस्थान में, जिनको लगभग एक लाइन में हम बता रहा हूँ, 98 में हमारा समझौता हुआ था 4000 से 6000 का भैरव सिंह जी की सरकार में, और 13 में हमें गहलोत साहब ने 9840 दिया था, उसको 2400 की ग्रेड दिया था। 16 में विधानसभा में मंत्री महोदय ने ये जवाब दिया था कि हाँ, प्रश्न पूछा था कि इनको समझौता लागू हुआ, तो कहा हाँ हुआ है, 4000 से 6000 की ग्रेड दे दी गई। परंतु जब 30-10-17 आते आते वापस वो का वो नीचे ला दिया, और अभी हमारी जो मांग है वो ये सबसे बड़ी मांग है कि 9840 के हिसाब से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेमीचंद जी शुक्रिया, स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया, और अनीता जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हड़ताल दरअसल किसी के भी हक के लिए हो सकती है, लेकिन समस्या यह है कि जब भी कोई हड़ताल पर होता है, उससे जिसका हक मरता है वो आम जनता होती है, और उसके हक के लिए सभी को काम करना चाहिए। नमस्कार।
सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता, अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।